जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। आज दोस्तों मैं कुछ फ्री बैठा था, मैं सोचा आपके लिए कुछ एक वीडियो बना दूं मैं, जिससे कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कुछ एक मोटिवेशन का काम कर जाए। क्योंकि जब हम भी तैयारी के दौर में थे और आज भी जब हम तैयारी करते हैं, जिस चीज़ की तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो हम उन चीज़ों को इमेजिन करके अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करते हैं। आज भी करते थे, पहले भी करते थे और उम्मीद करता हूँ आप भी करते हो। आज भी जिस लक्ष्य पे मैं या कोई भी पहुंचना चाहते हैं, तो हम उन लोगों को देखते हैं जो वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। उनकी क्या लाइफ स्टाइल है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या उनका सफर रहा, उनको सुनना पसंद करते हैं। हर कोई पसंद करता है दोस्तों। तो उन चीज़ों को लेकर मैं आज नई वीडियो लेके आया हूँ आपके बीच। ऐसा ही वीडियो मैं पहले भी लेके आया था आप, इसलिए जिससे मैंने अपनी टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम टेबल और जो मेरा स्टडी मटेरियल था दोस्तों, उसको आपके साथ साझा किया था और उसमें आपने काफ़ी प्यार भी दिखाया मुझे। मुझे लगा कि आपके लिए एक और नया वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो एक आधा सफर था केवल, वो तैयारी का सफर था केवल दोस्तों, संघर्ष का। अब मैं लेके आया हूँ वीडियो आपके बीच, ये रिजल्ट आने के बाद का सफर दोस्तों। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों स्कूल अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद स्कूल ज्वाइन किया। तो इस दरमियान क्या क्या हमने अनुभव किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी हो सकते हैं, उन सब को तमाम बातों को लेकर मैं आपके बीच आज एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके लिए कुछ कारगर सिद्ध हो सके। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि आपको किस तरह मैंने तैयारी की, क्या टाइम टेबल फॉलो किया और एग्जाम तक क्या रहा। आज मैं बताऊंगा आपको एग्जाम डेट से, एग्जाम डेट के दिन एग्जाम रिजल्ट आए जब, और उसके आगे क्या प्रोसेस रहा दोस्तों। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब एग्जाम पेपर देके आए थे, मेरा सेंटर दोस्तों जयपुर आया था। जब हम एग्जाम देकर आए थे, क्योंकि तो पेपर कुछ इस तरह आया था, मतलब एक मीठा होता है ना पेपर, आपको लगता है कि आसान है, लेकिन आसान के चक्कर में आपसे बहुत कुछ गलत करवा जाता है वो। तो कुछ ऐसा पेपर आया था, वो कठिन नहीं था, लेकिन इस तरह का पेपर था कि आपको बहुत और कॉन्फिडेंट कर देता है, जिससे कि आप कुछ मानवीय गलतियां कर देते हो, आप बहुत हद तक पीछे आ जाते हो। तो मेरा पेपर करने का पैटर्न फिक्स है, मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ, बहुत ज्यादा नंबरों पे मैं रिस्क लेना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका खामियाजा उल्टा भुगतना पड़ता ही है हमें। जिस दिन मैं एग्जाम देने गया था, मुझे याद है हमारे भैया थे हमारे साथ, वो भी जॉब लग चुके हैं, वो मुकेश भैया नाम उनका। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि पेपर तेरे को आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की मानवीय गलती मत करना। मानवीय गलती से मेरा मतलब दोस्तों, कोई और प्रश्न आपको आ रहा है मान लो, लेकिन आपको पता भी है कि उसका उत्तर क्या होगा, क्या ऑप्शन होगा उसका, उसके बावजूद भी हम कई बार क्या करते हैं, उसकी जगह कोई और ऑप्शन भरे आते हैं, OMR भरने में कुछ गलती कर देते हैं, किसी भी तरह की गलती कर देते हैं, तो वो एक मानवीय गलती होती है हमारे दोस्तों। अक्सर हम अपनी मानवीय गलती से पीछे हटते हैं दोस्तों। हम तैयारी करते हैं, लगभग सब बराबर से तैयारी करते हैं, मेहनत करने वाले, लेकिन वो एक दो नंबर से जो पॉइंटों से बच्चे रह रहे हैं, उनका क्या वजह होती है, वो उनकी मानवीय गलतियां होती है दोस्तों। कोई साथी हमारा पॉइंट 26 से फेल हो रहा है, कोई साथी हमारा 1 नंबर से फेल हो रहा है, कोई साथी हमारा 2 नंबर से फेल हो रहा है, यानी 2 3 4 नंबर तक जो व्यक्ति फेल हो रहा है, जाहिर सी बात है वो अपनी तैयारी से फेल नहीं हो रहा, वो फेल हो रहा है अपनी मानवीय गलती की वजह से, क्योंकि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस वक्त पेपर में उस तरह का नहीं था जितना होना चाहिए। या तो वो और कॉन्फिडेंट हो गए, या फिर वो अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। कई बार हम अंडर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट दोनों ही वजह से हम हारते हैं दोस्तों। जब हम पेपर देते हैं तो हमें दोस्तों बहुत सावधानी रखनी होती है, हम किसी प्रकार की मानवीय गलती हमसे ना हो और उसका खामियाजा हमें बहुत लंबा ना भुगतना पड़े। इस चीजों का भी दोस्तों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने दोस्तों बहुत बड़ी रिस्क लिए नहीं, मैंने एक लिमिटेड रेंज तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 120 की रेंज तक बस, क्योंकि उससे ऊपर मुझे प्रश्न आ नहीं रहे थे, तो मैंने रिस्क ली भी नहीं। क्योंकि अगर हम तुक्का मारे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का तुक्का अगर जरूरी था नहीं, इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है अपनी कि वो तुक्का हमारा सही हो जाएगा, बहुत कम चांस होते हैं दोस्तों। मैंने तो रिस्क नहीं ली, 120 की रेंज में हमने सवाल किए, लगभग 100 की रेंज में आके रुके दोस्तों सही सवाल। उसके बाद भी नेगेटिव काट पीट के जितना बचा तो जितना बचा। मुझे याद है जब हम एग्जाम देकर आ रहे थे, तो मैं जयपुर रुका था उस दिन, मेरे घर वालों को मेरे पास फोन भी आया था कि तेरा पेपर कैसा गया। तो उस दिन मैं थोड़ा उदास था, क्योंकि मेरा पेपर मुझे जितना मुझे लग रहा था उतना बैठा नहीं था, जितना मुझे उम्मीद थी। लेकिन वहीं जो हमारे गांव के कई साथी एग्जाम देके आ रहे थे, जो एग्जाम से घर पहुंचे, तो बड़े खुश होते हुए आ रहे थे वो, कि पेपर सरल सा लगा उस टाइम पे। तो वो एग्जाम में प्रश्न करके आए दोस्तों 130, 135, 140 सभी, मैं करके आया 120 के लगभग। तो मैं वैसे अंडर कॉन्फिडेंट हो गया घर पे आके। तो घर वाले बोल रहे थे कि ये तो समझते खेलते, अरे तू किस उदास हो रहा है इतना। तो उनको बता नहीं सकता था कि मैं पेपर मेरा कम बैठा है। चलो वो बात निकल गई, फिर मैं घर भी आ गया। बाद में जब काफी दिनों तक चलता रहा ये, आंसर की आती रही, आंसर के मिलाते रहे हम, आंसर के मिलाए के हमारे कम बैठ रहे हैं। जब औरों के देखे
तो उनके तो मेरे से भी कम बैठ रहे थे, क्योंकि उन्होंने 130-35% तो कर दिए, लेकिन वो इनके इतने नेगेटिव गए, वो कटते कटते इतने कम हो गए दोस्तों परसेंट, कि उनके मार्क्स का हाईएस्ट दायरा 100, 150, 150 तक सीमित हो गए वो। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमने बहुत अच्छा किया, बहुत ज्यादा रिस्क ली नहीं, बहुत ज्यादा तुक्के नहीं मारे। तो उन जगह में बहुत सावधान रखनी पड़ती दोस्तों। उसके बाद हम बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब रिजल्ट आए, कब पता लगे। रिजल्ट आते जब तक हमारे ऐसे रहता है, धक धक से रहती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा, लोगों के तो इतने अच्छे करके आए हैं, हम इतने कम करके आए हैं, पता नहीं क्या होगा। एक डर का माहौल से रहता है दोस्तों। उस समय हम कुछ नहीं कर पाते, उस टाइम पे ना तुम पढ़ पाते हैं ना हम कुछ और कर पाते हैं। एक मेरे वजह से तनाव से रहता है हमें। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारा रिजल्ट आया था, हम मतलब खेतों की तरफ घूम रहे थे, मैं और मेरा दोस्त था एक। हम खेतों की तरफ थे, हमें पता था रिजल्ट आएगा शाम तक, तो मैं खेतों की तरफ चला गया। मुझे डर सा लग रहा था, पता नहीं फेल हो गए तो घर वालों को क्या बोलेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे उनको, क्या रिएक्शन क्या रहेगा उनका। तो मैं खेतों की तरफ चला गया, वो जब होगा वहीं देखा जाएगा। फेल हो गए तो भी वहाँ भी रो रहा क्या जाएंगे, और पास हो गए तो आ ही जाएंगे वैसे ही। तो मैं अपने दोस्त को अपने साथ ले गया। हम जैसे घूम रहे थे, अचानक घंटी बजती है ग्रुप की कि रिजल्ट आ गया। एक पीडीएफ आती है दोस्तों, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उस पीडीएफ को मैं खोल भी सकूं, क्योंकि एक अंदर में एक डर सा बैठा हुआ था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब दिल की धड़कनें इतनी हद तक बढ़ रही थी, बाहर तक आवाज सुनाई दे रही उनकी। और ऐसा आमतौर पर नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है दोस्तों ये। तो मैं तो पीडीएफ को खोल भी नहीं पा रहा था। मैंने अपने दोस्त को फोन पकड़ा दिया कि तू निकालिए। तो वो सर्च कर रहा है मेरा नाम। अब दोस्तों फोन थोड़ा मतलब ऐसा घिसा पिटा फोन था, तो उसकी रेंज इतनी अच्छी नहीं थी चलने की। तो उसने मेरा नाम डाला, नाम नहीं आया मेरा। अब मेरी तो हालत खराब हो गई, देखिए नाम नहीं आया मेरा। मैं तो मतलब घबरा सा गया एकदम। तो धीरे धीरे सर्वर चलता चलता नाम आ गया मेरा। और वो मूवमेंट दोस्तों, वो मूवमेंट मुझे मेरी लाइफ टाइम याद रहेगा। कि उस टाइम खैर हमारे पास कोई नहीं था आसपास, मैं मेरे दोस्त थे मेरे हमारे खेत पे। तो मैं इतना उस दिन इमोशनल हुआ था, आंखों में आंसू आ गए मेरे। वो मूवमेंट दोस्तों बहुत प्राउडफुल था हमारे लिए, कि इतने लंबे समय तक हम जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहे थे, सुबह से शाम तक लगे रहते थे, सोना खाना पीना सब भूल गए थे, इतना एफर्ट कर रहे थे, उन सब का परिणाम दोस्तों उसमें निकल के आया। हालांकि उस टाइम में 2 गुना रिजल्ट आया था, लेकिन 2 गुना में शामिल होना थोड़ा हिम्मत देता था, चलो ठीक है कुछ हो सकता है दोस्तों बेटर। हालांकि मेरे 2 गुना में अच्छे नंबर बैठ रहे थे, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं मेरे अच्छे नंबर बैठ रहे हैं, क्योंकि मुझे इस चीज का, मैं मानता दोस्तों इस चीज को, हो सकता है आप बोलो कि अंधविश्वास है, कि हम किसी चीज को बहुत ज्यादा जाहिर कर देते हैं तो अक्सर उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसलिए जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक हमें अपनी चीजों को रिवील नहीं करनी चाहिए, चीजों को एक दूसरे लोगों को बताना नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूँ, मेरी ये पर्सनल सोच है। हो सकता है आपको चीज से आप सहमत हो कि नहीं हो, मैं किसी को नहीं बताया जब तक मेरा काम सफल नहीं हो जाता। मैं छुपाता हूँ इन चीजों को, और जो मैंने बताया वो मेरा काम हमेशा सफल हुआ है दोस्तों। 2 गुना रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास अगला पड़ाव आ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़े। तो हमने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अब डॉक्यूमेंट्स दोस्तों क्या क्या चाहिए होते हैं वो आपको बता भी देता हूँ, आप उस चीज को चाहो तो नोट डाउन भी कर लो, क्योंकि इन चीजों को आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल सही रहने चाहिए। एक तो मतलब आपके नाम वगैरह में, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, पिता के नाम में, माता जी के नाम में, और आपके और जो भी बाकी दायरे होते हैं चेक करने के, वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए दोस्तों। वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि हमें जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो हमें एक पेज दिया जाता है दोस्तों, एक फॉर्मेट दिया जाता है, इसमें हमें सारे डॉक्यूमेंट्स बताए होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है। तो मैं आपके साथ वो साझा कर देता हूँ दोस्तों, और मैं इसकी पीडीएफ डाल भी दूंगा टेलीग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पीडीएफ है। सबसे पहले दोस्तों एक तो आपकी जो ऑनलाइन आवेदन प्रति होती है, जब आपने 3rd ग्रेड का फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपने प्रिंट आउट निकाला दोस्तों, उस प्रिंट आउट को आप संभाल के रखना, क्योंकि वो प्रिंट आउट आपका लगता है। ठीक है दोस्तों, एक तो वो प्रिंट आउट, उसके बाद एक दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म भरा आता है जिसको बोलते हैं विस्तृत आवेदन। उसमें आपकी बहुत सारी जानकारी मांगी जाती है। जब आप 2 गुना में आप निकल जाते हो तो उसके बाद वो स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है, तो उस फॉर्म को आपको साथ रखना है, उसको बोलते हैं विस्तृत आवेदन। और एक आवेदन होता है जब आपने 3rd ग्रेड के एग्जाम दोगे, अभी 3rd ग्रेड फॉर्म निकलेंगे तो आप फॉर्म भरोगे, तो उस फॉर्म का आप संभाल के रखना, वह फॉर्म आपके बहुत काम आएगा आगे। ठीक है दोस्तों, एक तो वो फॉर्म। उसके बाद जब आप 2 गुना में पास हो जाओगे उसके बाद आपके पास स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है, उस स्क्रूटनी फॉर्म का आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 2 चीज ये होगी दोस्तों। उसके बाद एक आपकी आधार कार्ड की फोटो को मांगी जाती है। तो आधार कार्ड में आप अभी से देख लीजिए आपके नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी मार्कशीट में मैच करती है कि नहीं करती। अगर नहीं करती तो आप उसको जल्दी जल्दी सही करवा लो, जितना जल्दी हो सके इन चीजों को अप टू डेट रखा करो दोस्तों। ठीक है, तो एक आधार कार्ड हो गया। उसके बाद हो गया दोस्तों आपकी 10वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट में आपके नाम वगैरह सब कुछ चेक कर लो, सही होनी चाहिए बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों आपकी 12वीं की मार्कशीट,
मार्कशीट के साथ साथ आपका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए दोस्तों। अभी तो फिलहाल तो मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक साथ ही आते हैं, लेकिन कई जो पुराने लोग हैं उनकी मार्कशीट अलग आती थी और प्रमाण पत्र अलग आता था दोस्तों। तो उनको दोनों चीज अपने साथ साथ रखनी है, मार्कशीट हो गई, प्रमाण पत्र, दोनों चीज हो गई। उसके बाद दोस्तों आपने बीए कर रखी है, जैसे आप सेकंड लेवल से हो तो आपको बीए की जरूरत पड़ेगी। आपने एमए अगर फॉर्म में लगाया है कि मैं एमए कर रखी है मैंने क्वालिफिकेशन में, तो आपको एमए की भी चाहिए, बीए की, एमए की, मतलब हो गई आपकी सारी एकेडमिक्स। उसके बाद आपकी अगर आप लेवल फर्स्ट से हैं तो आपकी डीएलएड की, आप लेवल सेकंड से हैं तो आपकी बीएड की डिग्री, ये आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। दोनों सालों की मार्कशीट और आपकी डिग्री जो प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, पूर्णता प्रमाण पत्र, वो भी चाहिए होता है। ये चीजें आप 3-4 चीजें आपको संभाल के रखनी है, इनका बढ़िया से लेमिनेशन करवा लो, क्योंकि ये आपके आगे तक लाइफ टाइम को सवाल है दोस्तों। ऐसे पढ़ के मत रखा करो, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों ईयर की मार्कशीट चाहिए होती है, उनको बहुत अच्छे से लेमिनेशन करके रखा करो, आप ऐसे मत पढ़ दिया करो। ठीक दोस्तों, ये तो हो गई। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आती है आपका रीट का सर्टिफिकेट, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा है, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रीट पास होना आवश्यक है, तो आपका रीट का प्रमाण पत्र आवश्यक है, जो अभी कुछ दिनों में आ जाएगा वो। तो आप आपके नजदीकी स्कूलों में जहाँ भी आपका अलॉटमेंट होगा आपको ऑनलाइन बता दिया जाएगा, तो या भी कौन सी स्कूल मिलेगी आपको, तो वहाँ पर जाके आप ले आओगे। ठीक है दोस्तों, रीट का प्रमाण पत्र आते ही उसकी बढ़िया से लेमिनेशन करवा देना, तंदुरुस्ती मत करना। 10 की जहाँ 10 का होता है वहाँ 20 वाला करवाओगे, बढ़िया वाला करवाना, मतलब कि वो लाइफ टाइम को सवाल है दोस्तों, आपका क्वालिफिकेशन है वो अच्छा करवाना। फिर दोस्तों उसके बाद हो जाएगी आपकी बीएसटीसी की या फिर बीएड की एडमिशन डेट। तो आपकी एडमिशन डेट पूछते हैं दोस्तों, आपने बीएसटीसी या फिर बीएड में एडमिशन कब लिया था। उसके लिए आपको शायद आपने एडमिशन लिया होगा तो आपको एक फॉर्मेट दिया भी होगा एडमिशन के लिए कि आपने एडमिशन ले लिया, या आपकी शायद स्लिप वगैरह कुछ दी होगी, आपकी कुछ ना कुछ तो दी होगी। तो उसकी फोटो नहीं है तो बनवा लेना, हो तो कॉलेज वाले बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं उस चीज की। तो डेट आपके पास होनी चाहिए वो। उसके अलावा अगर आप विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन होती है तो उनका दोस्तों एक पंजीकरण होता है आरसीआई के द्वारा। आरसीआई एक संस्था होती है दोस्तों, उसके द्वारा उनका पंजीकरण होता है शायद, तो आपको पंजीकरण नंबर होने चाहिए आपके पास वो कुछ होता है। मैं किन्हें इतना ज्यादा अनुभव नहीं उन चीजों का, हमारे साथी कई कर रखे हैं उनको पता है उन चीजों का, और जो कर रहे हैं उनको वैसे पता होगा तो। उसके बाद दोस्तों एक तो मूल निवास, आपके पास अपना मूल निवास होना चाहिए जहाँ के आप निवासी हो दोस्तों। ठीक है, तो मूल निवास के आधार पर ही आपको आरक्षण का नियत होता है कि आप आरक्षण दे योग्य हो कि नहीं हो आप। तो मूल निवास आपका बहुत जरूरी है दोस्तों, वो भी बना के रखें अगर आपके पास नहीं है तो। उसके अलावा अगर आप टीएसपी एरिया से, तो टीएसपी एरिया का शायद अलग से सर्टिफिकेट आता है दोस्तों, मुझे ज्यादा जानकारी इस बारे में है नहीं, तो कुछ होता है उनका टीएसपी एरिया का, इसमें लिखा भी हुआ है, मुझे इसमें देखा था मैंने भी। अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, इनका एक विशेष होता होगा, स्पेशल होता होगा, क्योंकि टीएसपी में आते हैं वो, जिनके लिए अलग से बनता होगा दोस्तों, तो ये जरूरी होता है। साथ में अगर आप ईडब्ल्यूएस के लाभार्थी हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। कम से कम आपने जब फॉर्म की लास्ट डेट हो उससे पहले बनवा के रख लेना, एक तो पहले बनवा देना आप। हालांकि 3 साल की वेतन बढ़ जाती है, लेकिन आप क्यों रिस्क लेना, आपको आप 100-150 रुपये लगते हैं, आप बनवा के रख लेना उन चीजों को, तो अप टू डेट रहा करो, क्योंकि आर्थिक वर्ष होता है तो आप अप्रैल में बना लो तो अगले अप्रैल तक चलेगा आराम से। ठीक दोस्तों, तो अभी बनवा के रख लेना इन चीजों को, तो बाद में, क्योंकि बाद में जैसे टाइम नजदीक आएगा आपका टाइम कम पड़ेगा, तो टाइम कम पड़ेगा तो आप ये काम करवाने में भागोगे तो अपने तैयारी पर ध्यान दोगे। 3 चीजों का आप अभी से फ्री कर लेना, बाद में इन चीजों की आफत रही नहीं कम से कम आपके पास, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें अभी बता रहा हूँ। और दूसरा हो गया दोस्तों एक जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि आप किसी भी जनजाति से, ओबीसी वगैरह जो भी होता है आपका, वो सर्टिफिकेट बनते हैं, तो आपको वो अभी उसकी शर्त होती है कि आपकी जो अंतिम दिनांक होती है फॉर्म भरने की, उससे पहले आप तैयार करके रख लो उस चीज को। हालांकि अवकाश नहीं होता है तो उसके लिए एक प्रावधान होता है, एक आपको परफॉर्मा दिया जाता है, वो समय समय गवर्नमेंट निकालती रहती है, तो जो हमारे टाइम में निकाला था वो 2022 का परफॉर्मा था, तो उसको भरना पड़ता है। बाकी आप बनवा लो तो क्या नुकसान है आपको, हो सके तो जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो, जैसे 1-2 महीने का टाइम, 1 महीने का टाइम लगभग देते हैं फॉर्म भरने का, तो उस दरमियान आप बनवा लेना, जिससे कि वो 1 साल तक आपका चल जाएगा। 1 साल 7 जो भी आपको चलता है, जो आपका टाइम पीरियड होता है वो चल जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद राजस्थान के मूल निवासी होने का स्वघोषणा पत्र, कि हाँ मैं मूल निवास राजस्थान का ही हूँ और इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है उसके लिए होने वाली समस्त कार्रवाई के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो आपको लिख के देना पड़ता है। स्वघोषणा पत्र होता है दोस्तों, एफिडेविट बोलते हैं उसको। उसके बाद दोस्तों एक तो हो गया, अगर आप विधवा हैं तो विधवा के लिए भी आपके जो हस्बैंड है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका विधवा प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको चाहिए होता है दोस्तों। अगर आप डाइवोर्सी हैं, तलाकशुदा हैं आप, तो उसके लिए भी इसमें दे रखा है कि विधवा या विच्छिन्न होने पर सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेद की डिक्री की प्रमाणिक प्रति व आज दिनांक तक
पुनर्विवाह नहीं करने का संबंधित घोषणा पत्र होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आपने तलाक ले ली तो आपने दोबारा शादी कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास एक तो प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपने आज दिनांक तक विवाह नहीं किया है, और आपके पास तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं। एक होता है संतान संबंधी घोषणा पत्र। आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी संतान 2 ही होनी चाहिए, और आगे अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आगे आपकी संतान 2 ही होनी चाहिए। तो उसके लिए अभी से आपसे एफिडेविट मांगा जाता है संतान संबंधी होने का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद विवाह होने पर दहेज ना लेने के संबंध में घोषणा पत्र। थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर आप शादी करते हैं तो आप दहेज नहीं लेंगे, और आपने कर ली तो आपने नहीं लिया दहेज, उसका आपको एफिडेविट देना पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपको एनएसयू चाहिए होती है अपने डिपार्टमेंट से कि हाँ भाई ये व्यक्ति सही है और ये हमारे डिपार्टमेंट से रहा है, अब हमारे डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसे ज्वाइनिंग दे सकते हैं, तो आपको एनओसी चाहिए होती है। दूसरा, अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, मतलब आपने कहीं बढ़िया लेवल पे खेले हुए हो आप, तो आपके पास वो खेल प्रमाण पत्र होना चाहिए उत्कृष्ट खिलाड़ी का दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपके पास हैंडीकैप होने का वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। फर्जी मत बना लेना, बाहर निकाल देते हैं। इस पिछली बार 2023 में जब बहुत से फर्जी गए थे, एसएमएस में जांच हुई थी उनकी, और बहुत से फर्जियों को बाहर निकाला भी था। ऐसी कोई गलती मत करना आप। हो सकता है आप तैयारी के दम पे अच्छे मार्क्स लेके आना दोस्तों। ऐसी कोई अनैतिक कार्य मत करना, वरना आपके अच्छे मार्क्स आते हुए भी आप उन चीजों से वंचित हो सकते हो सकता है उस टाइम ना देखा जाए, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी अगर जांच होती है तो आपको कभी भी आपको निलंबन किया जा सकता है। ऐसी कोई लापरवाही मत करना दोस्तों। दूसरा, आपके ऊपर कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी आपको स्वघोषणा पत्र देना होता है कि आपके ऊपर कोई वो नहीं है, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए तो वो लगा सकते हैं, उसमें चल जाता है वो। ठीक दोस्तों। और एक आपका आवेदन पत्र, अगर आपको 2.5 लाख से कम आय है तो उस संबंध में शिक्षक अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा शैक्षिक प्रशिक्षक योग्यताओं का घोषणा पत्र, यानी कि जो आपके पास शैक्षिक और प्रशिक्षक योग्यताएं हैं, जैसे कि आपने एकेडमिक्स हो गई, 10वीं 12वीं और 10वीं 12वीं बीए एमए वगैरह एकेडमिक्स हो गई, और जो आपकी डिग्री है बीएसटीसी हो गई और बीएड हो गई, ये बिल्कुल फर्जी नहीं है और ये ऑथेंटिक है, इसका वो घोषणा पत्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और आगे, अभ्यर्थी द्वारा अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपने लास्ट टाइम जिस संस्था से आप पास आउट हो, मान लो आपने बीएड की है, तो आपकी कॉलेज वाले आपको चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं, वो आपको लगाना होता है दोस्तों। बीएसटीसी की है तो उसके कॉलेज वाले भी देते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, आप चाहो तो लिख लेना, बाकी ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप वहां भी देख सकते हो। ये कुछ चीजें होती है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे करके दोस्तों, और किसी को कुछ दिक्कत है भी, किसी के नाम वगैरह में कहीं कोई दिक्कत है, उसके लिए एक सोल्यूशन होता है दोस्तों कि आप एफिडेविट दे सकते हो। एफिडेविट कैसा होता है, जैसे मान लो घोषणा पत्र होता है, मेरे पास है, मैंने भी दिया था एफिडेविट। ये एफिडेविट होता है दोस्तों। मेरे क्या था दोस्तों, बीएसटीसी की जो डिग्री आई थी, उनमें मेरे रिजल्ट की जो डेट होती है उसमें कुछ डिफरेंस आ गया था, और साथियों को अलग था, मेरे कुछ अलग आ गया था। मैंने उस टाइम में देखा नहीं था, तो जब मैंने बाद में सबसे मिलान करवाया, तब मुझे पता लगा उस चीजों का। तो मैंने एफिडेविट बनवा लिया और एफिडेविट मैंने सबमिट कर दिया, सर मेरे ऐसे दिक्कत है, मैं उसको सही करवा लूंगा बाद में, और ये मेरी डिग्री फर्जी नहीं है। तो आपको एफिडेविट लग जाता है, अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो एफिडेविट लग जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। रिजल्ट आने के बाद 2 गुना लिस्ट आ गई, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद लगभग 1 महीने का समय लगा था दोस्तों, लगभग 1 महीने का समय लग गया था। 1 महीने के समय बाद 1 गुना का रिजल्ट आना दोस्तों, और उस 1 गुना की लिस्ट के साथ साथ हमें स्कूल अलॉटमेंट, मतलब हमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी किया गया था, उसके साथ साथ ही किया गया था, आसपास ही 1 गुना का आया था। तो जब आपका 2 गुना रिजल्ट आएगा तो आपके पास बहुत से लोगों के फोन आएंगे, वो इसलिए नहीं आएंगे आपको शुभकामनाएं देनी है, वो फोन आपके पास इसलिए आएंगे कि उनको चेक करना है कि पास तो नहीं हो गया, ये 2 गुना निकल तो नहीं गया। तो मेरे पास वैसे कई फोन आए थे, हमारे कई ऐसे चिर परिचित थे जो मतलब हमसे बात भी नहीं करते थे, उनका भी जब मेरा 2 गुना रिजल्ट आया तो उनको पता लगा, तो मेरे पास फोन आया कि कहीं ये पास तो नहीं हो गया। जब उन्होंने सुना कि हाँ ये पास है, तो उनका दूसरा सवाल ये था कि कितने नंबर ऊपर है। उनका सवाल ये था कि ज्यादा नंबर तो ऊपर नहीं है इसके।
तो मैंने भी उनको कमी नंबर बताया, 2-3 नंबर ऊपर है मेरे, तो उनके जीव में जीव आ गया, चलो इसको थोड़ा सुकून से रहने दो कुछ दिन, तो बाद में बताएंगे। हालांकि मेरे 20 नंबर ऊपर थे, 2 गुना की लिस्ट से भी मेरे 21 नंबर ऊपर थे मेरे, लेकिन मैंने किसी को जाहिर नहीं किया उन चीजों को, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब तक रिजल्ट पूरी तरह फाइनल नहीं हो जाए तो तक क्या करना जाहिर करके, फालतू टोक और लगाएंगे। तो उनको थोड़ा शांति मिली, चलो 2-3 नंबर ऊपर है तो आउट हो जाएंगे बाहर अपने आप ही। हमने बताया नहीं, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। उसके बाद हमारा एक गुना रिजल्ट आया दोस्तों। उस टाइम मुझे याद है राखी का दिन, राखी का टाइम है दोस्तों, हमारी सिस्टर वगैरह आई हुई थी, तो उस दिन हमारा रिजल्ट आया था दोस्तों, रात को सब फैमिली साथ ही थे हम। रिजल्ट आया, हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है दोस्तों। जब रिजल्ट आया तो घर वालों की आंखों में एक अलग खुशी थी, सब बहुत खुश हो रहे थे, मैं भी बहुत खुश था। अपने दोस्तों से बात कर रहा था, जो सिलेक्टेड हुए थे उनसे अब आपस में बात कर रहे थे, घर वाले अपने रिश्तेदारों को बता रहे थे, और जो हमारे जो खास लोग थे उनके फोन भी आ रहे थे। लेकिन उन लोगों के फोन हमारे पास दोस्तों नहीं आए जिनका 2 गुना के टाइम फोन आया था हमारे पास, ये पूछने के लिए एक तरह कितने नंबर ऊपर है, क्योंकि उन्हें पता लग गया इसका हो गया, तो वो अपने अंदर अंदर खुंदस भर के बैठे थे, तो उनका हमारे पास फोन ही नहीं आया ये पूछने के लिए इसका हुआ कि नहीं हुआ, कितने से क्या हुआ। जिन लोगों को आए हमने मिठाई बांटी, आज अपने घर में सेलिब्रेट किया उन चीजों को, क्योंकि दोस्तों वो हमारे लिए संघर्ष का वो दौर होता है, जब हम बहुत एफर्ट करते हैं उसके बाद जाके बहुत मेहनत के बाद हमें वो मूवमेंट मिल पाता है। हमारे घर वालों के लिए वो प्राउड मूवमेंट होता है कि उनकी तपस्या भी, उन्होंने भी तो अपने साथ बहुत एफर्ट किया दोस्तों, हमारी देख रेख करने में, पढ़ाने में, हमारा सुबह शाम ध्यान रखने में कितना एफर्ट करते बेचारे वो भी। तो उनके लिए भी सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट वही होता है दोस्तों, जब आप उनकी नजरों में एक सफल इंसान हो जाते हो, जब उनके आस पड़ोस के गाँव में वो सुनते हैं ना कि इसका बेटा जॉब लग गया, इसका बेटा सफल हो गया, इसकी बेटी सफल हो गई, तो उनके प्राउड मोमेंट दोस्तों उनके लिए वही है, सफिशियंट है। वो आपसे आपकी सैलरी नहीं मांगते, उनको सैलरी ला के दो, आप नहीं दोगे तो वो तो आप गुजारा करते हैं बेचारे, करते आ रहे हैं, तो आपको डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जब आप सफल होते हैं तो उनके साथ उनका नाम जुड़ता है, तो वो उनके लिए सबसे खुशी का मोमेंट होता है दोस्तों। जब 1 गुना रिजल्ट आ गया दोस्तों, तो उसके बाद हमारा जिला अलॉट होना था, 10-15 दिन का टाइम लगता है दोस्तों, उसके बाद वो जिला अलॉट कर देते हैं। फिर जिला अलॉट करने के बाद आपको बुलाया जाता है, जिस जिले में आपको अलॉटमेंट मिला है वहां से आपके पास कॉल आता है उस स्कूल से, वो एक स्कूल निर्धारित करते हैं, उस स्कूल में उस जिले के सभी लोगों को बुलाते हैं और उनको स्कूल अलॉटमेंट करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास भी कॉल आया था शाम को कि कल आपको वहां पहुंचना है, जयपुर पहुंचना आपको। मेरे को जयपुर जिला मिला दोस्तों मुझे, तो जयपुर जिले में गए थे, महात्मा गांधी स्कूल थे वहां पर गए थे, एड्रेस मुझे पता नहीं है, वहां गए थे हम बहुत सारे लोग थे वहां पर। एक कैंप लगा, बहुत बड़ा कैंप लगा दोस्तों। उस कैंप में दोस्तों आपको बहुत से लोग मिलते हैं, बैंक वाले मिलते हैं, वो आपको बैंक खाते खोलते रहेंगे, खुलवा लो कोई भी, तो वैसे बहुत सारी चीजें मिलती है दोस्तों वहां पर। वहां जाते हैं आपको, और आपको डॉक्यूमेंट्स एक पैटर्न होता है दोस्तों वहां पर, जब आपकी लिस्ट जारी होती है, आपकी सीनियोरिटी लिस्ट जारी होती है। सीनियोरिटी में दोस्तों मतलब वरीयता दी जाती है, मतलब जैसे महिलाएं होगी उनको प्राथमिकता देंगे, जो बेचारे फिजिकल हैंडीकैप होते हैं वो मतलब उनको मनपसंद स्कूल देने की कोशिश की जाती है, वो आसपास उनको मिलेगी, उनको तकलीफ ना हो आने जाने में। उसके बाद फिर मेल का नंबर आता है दोस्तों, तो आपकी लिस्ट आती है पूरी, उसमें आपको सीनियोरिटी लेवल होता है दोस्तों आपका। पहले जो दिव्यांग वगैरह हैं, महिलाएं वगैरह हैं, लड़कियां वगैरह हैं, विधवाएं वगैरह हैं, उन सबको निपटा के बाद में पुरुषों का नंबर आता है, उनके सबके बाद में पुरुषों का नंबर आता है। बड़ी सी एक एलईडी होती है दोस्तों, जिसमें वो स्कूल की सारी आपकी पूरे जिले की स्कूल की लिस्टें भरी होती हैं। तो आपको क्या करना होता है दोस्तों कि आपके जो मनपसंद स्कूल है उनकी 10-15 की आपको लिस्ट बना के लेके जानी होती है, क्योंकि वहां पे एक ऐसे मान लो बोली लगती है, एक पीडीएफ खुल गई, वहां पे स्कूलों का नाम है, तो आपको जिसकी वरीयता पहले उसको पहले बुलाया जाता है कि बताओ कौन सा स्कूल चाहिए, तो उसने वो स्कूल सेलेक्ट कर ली, तो वो स्कूल वहां से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो आपके पास कम से कम 10-15-20 चॉइस होनी चाहिए कि मान लो वो और स्कूल गायब हो जाए तो मैं इसको ले सकूं। अगर वो भी चली गई तो फिर आपके पास जो ऑप्शन वो जो मिलेगी वो लेनी पड़ेगी। तो ऐसा होता है दोस्तों, बड़ी सी एक एलईडी होती है जिसके ऊपर लिस्ट चलती रहती है, आपको 10-15-20 आपको स्कूल चुन के लेके जानी होती है आपके आसपास की। कोई संभावना हो जाती है कई बार मिलने की, तो लेके जाया करते हैं कि हो सकता है मिल भी जाए। तो फिर आपको जैसे आपने सेलेक्ट किया वो आपकी स्कूल लॉक हो जाती है, यानी कि आपको अलॉट हो चुकी वो। उसके बाद आपको वहां से फ्री करके भेज दिया जाता है। उसके बाद जिला परिषद से आपके लिए एक आदेश निकलता है, आपके नाम होता है उसके अंदर, फिर आपको उसमें स्कूल का नाम होता है, आपके स्कूल में आपको यहाँ जगह ज्वाइन करना है। फिर वो जिला परिषद दोस्तों वो आदेश जाता है पंचायत समितियों में, पंचायत समिति में जाता है आदेश, वो पंचायत समिति में बैठक होती है, मीटिंग होती है, पंचायत समिति में बीडीओ प्रधान वगैरह उसको पास करते हैं। उसके बाद वो सीबीओ में जाता है, सीबीओ में मीटिंग होती है दोस्तों, सीबीओ से पास होकर के वो आपको आदेश दे दिए जाते हैं और आपको भेज दिया जाता है स्कूलों में। आप जाओ स्कूलों में, स्कूल में आपको जो आपको पीओ होता है, पीओ मतलब दोस्तों आपके पंचायत की जो सबसे बड़ी स्कूल होती है उसका प्रिंसिपल होता है पीओ, पंचायत एजुकेशन ऑफिसर होता है वो दोस्तों। बेसिकली वो आपका हेड होता है, आपका सक्षम अधिकारी वही होता है दोस्तों। तो वो आपको ज्वाइन करवाता है, और ज्वाइन ऐसे नहीं दोस्तों क्या छुट्टी है तो आपको ज्वाइन नहीं करवा सकते, छुट्टी में भी आपको ज्वाइन करवाएगा 3 बार, इसको बात नहीं होती। क्योंकि दोस्तों जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम में छुट्टियां चल रही थी मुझे याद है, और उन छुट्टियों में भी
उन प्रिंसिपल को मुझे ज्वाइन करवाना पड़ा दोस्तों। हालांकि प्रिंसिपल ज्वाइन करवा नहीं आता, वो बाबू वगैरह करवा देते हैं, तो एलडीसी बाबू जो भी होता है वो ज्वाइन करवा देता है। ज्वाइन में कुछ खास काम नहीं होता दोस्तों, आपको जाना पड़ता है, आपके आदेश वो लिखता है, आदेश मांग चढ़ाता है और ऑनलाइन आपकी ज्वाइनिंग करवा देता है दोस्तों। फिर आप चाहे से स्कूल कभी भी आओ, आपकी ज्वाइनिंग उसी दिन से बोली जाती है दोस्तों। उसके बाद आपको एक लेटर दिया जाता है, मेरे पास पढ़ा भी होगा मेरे लेटर को, दिखाता हूँ आपको। ये होता है दोस्तों, देखिए ऐसे आप देख सकते हैं इसको। ये होता है दोस्तों आपको कार्यगण आदेश होता है, और ये आपकी हाथ में जब आता है दोस्तों, तब आपको लगता है कि हाँ अब जॉब लग गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब पूरी तरह ये जॉब हमारे हाथ में आ चुकी है। तब जाके दोस्तों तसल्ली आती है, चलो हाँ अब सब काम फिनिश हो चुका, अब कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये सबसे बड़ा सुकून देता है दोस्तों, ये लेटर आता है जब आपके हाथ में, सबसे बड़ा सुकून दोस्तों आपको ये देता है कि हाँ ये स्कूल जाके मैंने ज्वाइन कर लिया, और आपको अगले दिन से आपको स्कूल संभालना दोस्तों। किसी को प्राइमरी स्कूल मिलेगी, कई तो जाते हेडमास्टर बन जाएंगे, फिर हमारे साथी कई हमारे दोस्त वगैरह हैं जो स्कूल में गई, वहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं था, प्राइमरी स्कूल थी तो वो जाके हेडमास्टर बन गई, तो उनके ऊपर तो इतनी जिम्मेदारी आएगी जाते जाते ही। लेकिन दोस्तों जब जिम्मेदारी आती है तो हम बहुत कुछ चीजें सीखते भी उन चीजों से, हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है उन चीजों से, जब जिम्मेदारी आती है तुम्हारे पास। तो आप में से कई लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छे से तैयारी करें, बहुत जल्दी आपको नंबर आने वाला है दोस्तों। ये सब प्रक्रिया से आप गुजरने वाले हो, और ये देखना है प्रक्रिया कितनी आनंददायी होगी आपके जीवन के लिए, क्योंकि आपका जीवन एक अलग दिशा, एक अलग मोड़ देने वाला हो रहा होता है। आप एक समाज में नया स्थान लेने वाले हो रहे हो, आपके लोगों का नजरिया आपसे बदल जाता है। मुझे याद है जब मैं लाइब्रेरी जाता था तो हमारे गांव के, हमारे पड़ोस के कई ऐसे लोग थे, बहुत सीनियर है और किसी पद पर स्थापित है दोस्तों, अधिकारी मतलब अच्छे पोस्ट पर हो, वो हमारे घर वालों से बोला करते थे कि कुछ नहीं करते, लाइब्रेरी में जाके सारा दिन फोन चलाते हैं, मूवी देखते हैं, पढ़ने वाले तो घर पे पढ़ लेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारे लास्ट टाइम पे 1-2 महीने बचे थे तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था मैंने, तो मेरे घर वाले बोल रहे थे ऐसे ऐसे बोल रहे थे, वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, मैंने उस टाइम पे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी हम उनसे कुछ बोलेंगे ना तो उसका कोई तुक नहीं है दोस्तों, उनको जवाब देंगे हम अपने रिजल्ट से। आपकी भी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बेस्ट टाइम खींचने की कोशिश करते रहते होंगे, उनको कोई जवाब नहीं देना, आपको जवाब देगा दोस्तों आपका रिजल्ट। जिस दिन आपको रिजल्ट आएगा ना, उनकी बोलती ऐसी बंद होगी, कभी जिंदगी में कुछ नहीं बोल पाएंगे और इतनी शर्मिंदगी महसूस। तो दोस्तों आपको इन चीजों को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, हमें किसी तनाव में नहीं आना है, तो बहुत पॉजिटिव माइंड से तैयारी करनी है आपको। तैयारी इतनी हावी भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, आपको बहुत स्ट्रेटेजी के साथ, मैनेजमेंट के साथ अपना चलना है, बस ये ध्यान रखना आपको। और पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसके ऊपर तो बाद में वीडियो ले ही आऊंगा आपके लिए स्पेशली, अभी उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। दूसरी बात, आप तो बस फिलहाल तो आप पढ़ते रहो दोस्तों, बस आप इस टाइम तक एक ही काम है, आपको पढ़ना है और उन चीजों को बहुत अच्छी तरह अपनी इस मेमोरी में सेव करना है, बस बाकी चीजें बाद की है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है सेशन काफी लंबा हो गया, और ये चीजें मैंने आपके लिए साथ इसलिए साझा की दोस्तों कि आप मेरी फैमिली बराबर हो मेरे लिए, कि अब अपना जुड़ाव हो गया है, तो आप डेली हम आपसे रूबरू होता रहता हूँ, और आपकी हर समस्या के लिए मैं तैयार रहता हूँ दोस्तों हमेशा। जैसे मुझे टाइम मिलता है आपके हर कमेंट को मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं इन चीजों को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि जब हम तैयारी करते थे तो हमारे पास कोई नहीं था ऐसा, किसी को मैसेज कमेंट करते हैं ना तो भी वो रिप्लाई नहीं आता उसका, तो हमने हर चीज को अपने स्तर पे तैयार किया दोस्तों, अपने अनुभव से तैयार किया। हर चीज के लिए हमने फिर भाग दौड़ी की है, हर बारीक चीज के लिए हमने खुद ने एफर्ट किया, हमें कोई गाइडेंस नहीं था, 0% 1% भी गाइडेंस नहीं था दोस्तों। इसलिए मुझे उन चीजों का एहसास है कि आप आने वाले मेरे जो छोटे भाई बहन हो, आप मेरे लिए मेरे भाई बहन से मानो, मेरा परिवार जैसे हो आप मेरे लिए, तो आपके साथ वो चीजें दिक्कत ना हो। जितना हमसे कोऑपरेट हो पाता है दोस्तों उतना मैं कोऑपरेट करने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। आप बस अपनी तैयारी फोकस करिए, और बस आपसे ये उम्मीद करूंगा जिससे आप जॉब लग जाए, अगर आपको लगे कि आपकी जिंदगी में मेरा कुछ योगदान है तो ये हमें मिठाई खिला जाना, इतना ही बस। ठीक है दोस्तों, तो मजाक की बात है, बस आप शिद्दत से तैयारी करें दोस्तों, जितना कोऑपरेट हमसे हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा आपके साथ करने की, जितना एफर्ट हमसे हो पाएगा। और ये बात मैंने इसलिए आपको बताई थी आपके लिए कुछ एक मोटिवेशन आ सके, आपको पता लग सके कैसे क्या प्रोसेस होता है दोस्तों। ये मेरा पार्ट 2 था जर्नी का, पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पहले बता दिया, ये मेरा पार्ट 2 था दोस्तों जर्नी का। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बातें सीखने को मिले, आपको कुछ अनुभव मेरे काम आ सके, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी दोस्तों अगर मैं आपके लिए कुछ काम आ सका तो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, बहुत अच्छे से तैयारी करें आप। बाकी मेरे लायक कोई सेवा हो आपके पास तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो, टेलीग्राम में मेरा जीएस हब, उस पर आप जुड़ सकते हो, या फिर ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर आप कमेंट में किसी मैसेज किसी भी वीडियो पर कमेंट डाल सकते हो आप। मैं हमेशा उस चीज के लिए जब भी मैं फ्री होता हूँ दोस्तों
मैं जवाब देने की कोशिश पूरी पूरी करता हूँ दोस्तों। और मैंने इस टाइम पे मुहिम खोल रखी है कि ये 1.5 महीने जब तक छुट्टी चलेगी, मेरा पूरा वक्त आपके लिए समर्पित है। मुझे पता है मेरे साथ है कई दोस्त अभी आराम फरमा रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है, और मेरे को बोलते रहते हैं कि आज घूमने चलते हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। तो लेकिन मैंने उसको सब कुछ छोड़ रखा मैंने अभी, कि मैंने पूरा टाइम आपको देना है बस इस टाइम पे, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता। अभी मैं फ्री हूँ, तो मेरा अगर जीवन का कुछ टाइम अगर किसी के काम आ सके तो उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है दोस्तों, अगर वो किसी के लिए हेल्पफुल हो सके तो। ठीक दोस्तों, क्योंकि आप मेरे लिए मेरे भाई बहन से मानो, हम आपका हमारा एक परिवार, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हो तो आप हमारे एक परिवार से मानो दोस्तों। तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों, मेरे बड़े भाई बहनों की जो भी मदद हो सके वो मैं करने की पूरा कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है साथियों, अब ये अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी करेंगे अपनी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।